हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज उपस्थित हैं फिर और एक बेहतरीन क्लास के साथ आपके लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए आप हमारे चैनल की आसान सी मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको आपकी परीक्षा की तैयारी एग्ज़ाम्स टाइम तक आपको लगातार हमारे द्वारा अपडेट क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। और साथ ही विशेष प्रश्नों का कलेक्शन देखने को मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप दोस्तों इनके नोट्स प्रिपेयर कर लें और अपने आप को टेस्ट करते रहें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल रहें उन्हें आप नोट्स के तौर पे ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये विशेष सीरीज़ लगातार बनाए रखेंगे। तो आप ज़रूर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा और आप तक हमारी अपडेट्स टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी और आप अन्य प्रकार की क्वेरीज भी ले सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद क्या है। तो दोस्तों जो वर्ण होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब है इनके बोलचाल के आधार पर। तो इनके वर्णों के भेद कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं दोस्तों वर्णों के भेद होते हैं, ऑप्शन है 3, 4, 2 और 5। तो जो वर्णों के भेद हैं दोस्तों वो हैं टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 4 जो हैं दोस्तों वह हैं, एक तो स्पृष्ट है जिसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, और जिसमें आपका क से म तक के 25 व्यंजन आते हैं। इसके अलावा ईसस स्पृष्ट है जिसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनको य र ल वो कहा जाता है। और उसके अलावा इस द्विवृत्त जो होते हैं जिनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, तालव्य सौ, सेकंड सौ, थर्ड सौ और हौ, तीनों प्रकार के सौ हो गए, उसके बाद हौ हो गया। ठीक है, इसको थर्ड टाइप का यानी कि ऊष्म कहा जाता है। और चौथे टाइप के जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं विवृत स्वर। कौन से, विवृत, यानी कि जिनको स्वर विवृत स्वर होते हैं, ये सभी के सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के जो टोटल भेद हैं वो 4 माने गए हैं। ठीक है, और अगर संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे दोस्तों, तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो है इसके 5 भेद माने हैं संस्कृत व्याकरण के अकॉर्डिंग। लेकिन सामान्य हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से 4 ही भेद हैं, 4 भेद माने गए हैं। ये 4 भेद मैंने आपको बता दिए, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और स्वर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की कौन सी साहित्यिक रचनाएं आती हैं। ऑप्शन है जो प्राकृत में लिखी गई हैं, या पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो क्या की गई हैं, जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ठीक है, तत्कालीन लोक भाषा जो हिंदी में लिखी गई हैं, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड स्किप हो गया दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं बट एक नहीं है। अब देखिए कौन सी नहीं है, यहाँ पर दिया गया है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और मगही। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान देंगे, पश्चिमी हिंदी की जो बोली है एक तो ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है, बुंदेली भी है, लेकिन जो मगही है दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, मगही पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है।
तो जो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार जो कहा गया है वो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व माना गया है। यह विचार किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोविंद त्रिगुणायत। तो दोस्तों ये जो है निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत में सूफियों का प्रेम तत्व है, ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल का ये विचार था कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व उन्होंने माना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? तो केवल प्रेम और लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, ये विचार किसने दिया है? तो ये जो विचार दिया गया है ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो ये जो विचार दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो प्राणचंद्र चौहान का जो है संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। तो प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? यह है दोस्तों राम भक्ति शाखा से। किससे संबंधित है? राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं प्राणचंद्र चौहान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जहाँ पर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको हर प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास या कृष्णदास। जो भंवर गीत जो रचना है दोस्तों वो किसकी है? ये है दोस्तों नंददास की। किसकी रचना है? नंददास की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के। ठीक है, तो ये इसको कंप्लीट करना है, यानी कि क्या रहा है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल जो है मुगलों के शासन के वैभव के क्या रहा है? ऑप्शन है चरमोत्कर्ष का युग या उत्थान का युग या विस्तार का युग या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोहास और पतन का युग। तो दोस्तों राजनीतिक रूप से जो रीतिकाल है मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास का और पतन का युग रहा है। तो मुगलों का जो राजनीतिक रूप से राजनीति जो रीतिकाल रहा है दोस्तों उसमें क्या हुआ कि मुगलों के शासन और उनके वैभव का जो है पहले चरमोत्कर्ष पर रहा, फिर उसके बाद लगातार उसमें पतन होता गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? देखिए कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरिबे में नेकू जे न मुरके नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को हिये के विरुद्ध हैं सनही साँचे उर के। ठाकुर कहता हम बैरी बेवकूफन के जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के चौजिन के चौजी महा मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है कवि ठाकुर ने कहा था और म्यान से तलवार निकालते हुए कहा था।
तो किसके लिए कहा था? ऑप्शन है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, या जगत सिंह, या राजा पारीछत, या महाराज उदित नारायण सिंह। तो किसके लिए ये कहा था दोस्तों? ये कहा था अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? अब ठाकुर जगमोहन सिंह की इसमें से 3 रचनाएं हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों प्रेम संपत्ति कला, श्यामालता, या श्यामा सरोजनी, या प्रेम प्रलाप। तो कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें, प्रेम संपत्ति कला ये भी ठाकुर की है, श्यामा लता भी ठाकुर की है, श्यामा सरोजनी भी ठाकुर की है, लेकिन प्रेम प्रलाप दोस्तों ये ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। क्योंकि प्रेम प्रलाप जो है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और इसको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में इसकी रचना की थी। और इसको जो है भारतेंदु के प्रमुख कवि के तौर पे जो ठाकुर जगमोहन सिंह माने जाते हैं, लेकिन उनका जो है प्रेम प्रलाप उनकी रचना नहीं है, क्योंकि प्रेम प्रलाप जो रचना की गई थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। ठीक है, बाकी वैसे अन्य चीज़ें जो हैं जगमोहन सिंह की हैं। जगमोहन सिंह जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु के प्रमुख कवि के तौर पर तो हैं, जो अपने प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बगियान बसंत बशेरो कियो, बसिए ते त्यागी तपाइए न, दिन काम कोतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए न। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? बगियान बसंत बसेरो कियो, ठीक है, बसिए ते त्यागी तपाइए न, दिन काम कौतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए न। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो है किसकी रचना है? ये है दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कूटी में मेरे, करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कूटी में मेरे, करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो दोस्तों ये जो रचना है ये है श्रीधर पाठक की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है शरत चंद्र, या बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, या विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो जो आवारा मसीहा है दोस्तों किसका है? तो ये जो रचना है दोस्तों आवारा मसीहा जो है वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। और ये जो है उनके जीवन की एक मतलब एक बायोग्राफी है, और इसको जो है इसकी जो रचना की है किसकी है? ये विष्णु प्रभाकर की। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। और इसको जो है विष्णु प्रभाकर ने 14 वर्षों की साधना के बाद जो है 1974 में प्रकाशित किया था। कब किया था? 1974 में। तो आवारा मसीहा किसकी रचना हुई? विष्णु प्रभाकर की रचना है। और किसके जीवन पर आधारित है? यह है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है।
अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्गृत है? तो बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्गृत है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपका उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो ये जो हुआ है दोस्तों, ये जो रचना है युद्ध और नारी से संबंधित है, क्योंकि बर्बरता की पहली सीढ़ी जो नारी है इन्होंने देखी है, और सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक मनुष्य जाति का साथ जो देता आया है वह है युद्ध और नारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी की विषय वस्तु बनाया गया है? तो किसको जो है कौन सी कहानी ऐसी है जिसमें अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, या नीलम देव की कन्या, या बाहुबली, या दृष्टिदोष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जो है ये अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी की विषय वस्तु पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा किसमें है? ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, और प्रणयिनी परिणय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु क्या है दोस्तों? ये एक उपन्यास है, और इसमें रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा इसके अंतर्गत रखी गई है परीक्षा गुरु में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्णदत्त जय शंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनमें एक पात्र जो है पर्णदत्त है, वो किस नाटक में पात्र रहा है पर्णदत्त? ऑप्शन है कल्याणी परिणय, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, और अजातशत्रु। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि कौन से नाटक में कौन कौन से पात्र रहे हैं। तो एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्कंदगुप्त नामक जो नाटक है उसमें पर्णदत्त जो है जयशंकर प्रसाद का एक पात्र रहा है। तो स्कंदगुप्त जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है, और पर्णदत्त उस नाटक का जो है एक पात्र है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी जो आलोचना ग्रंथ है इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमीचंद जैन, या शिवदान सिंह चौहान। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत 20वीं शताब्दी में आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आलोचना ग्रंथ के लेखक जो हैं वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो दोस्तों जो आचार्य भरत का जो रस सूत्र है उसके व्याख्याता जो शंकुक हैं उनके सिद्धांत का नाम क्या है? ऑप्शन है अनुमितिवाद, भोगवाद, अव्यक्तिवाद, या आरोपवाद। तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या होगा? वो है अनुमितिवाद। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के जो सिद्धांत है उसका नाम है अनुमितिवाद। ठीक है, अनुमितिवाद है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? तो I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास
प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगला है नोट्स टूवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और चौथा है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है ये बताया पूछा गया है। तो उनके द्वारा लिखित जो पुस्तक नहीं है दोस्तों वह है नोट्स टूवर्ड्स द डिफिनीशन ऑफ कल्चर। नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर ये पुस्तक इनके द्वारा लिखित नहीं है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, तो ये तीनों के तीनों I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित पुस्तकें हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जो करे परम साहसुह एकुदणे कणे दुर्य अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुह का संबंध किससे है, किससे है? तो महासुह का संबंध किससे है दोस्तों? घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जो करे परम महासुह एकु कणे दूर्य अशेष हरे। तो यहाँ पर महासुह, जो महासुह का संबंध किससे कहा गया है ये समझना है। ठीक है, तो ऑप्शन है महासुह, महासुह का तत्सम रूप है, महासुख ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, या महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो इसके आधार पर देखें तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो महासुख जो है, महासुख का तत्सम रूप है। ठीक, पहली बात महासुख जो वज्रवायु जानी जो ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो इसके तीन ये ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। और महासुख जो है निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोरख जगायो जोग भगति जगायो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास का क्या अभिप्राय है? तो इसमें तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? वो कहना चाहते हैं कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। एक तो ये कहना चाह रहे हैं, दूसरा है योगियों की रहस्य भरी वानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। तो ये दो बातें जो हैं उस समय के आधार पर तुलसीदास का जो अभिप्राय रहा है दोस्तों वो ये रहा है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और सी इसके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ना नगरी काया विधि कीन्हा ले खोजा पावा तेई चीन्हा पै सुठी अगम पंथ बड़ बाका तस मारग जस सुई न कनाका बांक चढ़ाओ सात खंड ऊंचा चारी बैसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों यहाँ पर जो चारी बसेरे से मतलब है वो क्या है, वो है एक तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं ये। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो नामक योग के अंग के तौर पे इनको जाना जाता है। और दूसरा है जो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक चार जो सोपान हैं उनके बारे में इसमें कहा गया है। चारि बसेरे, चारि बसेरे का मतलब है शरीयत, तरीकत और मारिफत और हकीकत। ये चार सोपान इसके अंतर्गत कहे गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही अज हूँ बनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करही दंडयुति तिन तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो इसके अंतर्गत किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? ऑप्शन है लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय और गर्वोक्ति।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर किनका ज़्यादा महत्व मिला है, तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग समझिए तो इसमें जो है लोक व्यवहार का भी वर्णन किया गया है, वर्ण व्यवस्था की बात करी गई है और विनय की बात करी गई है। तो इसका ए बी सी तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंत लहा है, ताको सहे सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हहा है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जानकी जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति की में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, तो इस तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, तो जो तीसरी पंक्ति है दोस्तों उसमें है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा। तो इसमें जो है तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, तुलसीदास इसमें कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है और साथ ही वे स्वयं महागवार हैं। ठीक है, तो स्वयं महागवार अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि लेकिन उनके ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय क्या हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कहसु निकसत नहीं, उधो तिरछे हुए जो अड़े। तो यहाँ पर उर में माखन चोर गड़े, इन पंक्तियों का क्या आशय है। ऑप्शन है, गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, या वह उन्हें दिल के से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, या कृष्ण को दिल में निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें जो बात कही गई है वो क्या है कि एक तो गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है दोस्तों कि वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, निकालना नहीं चाहती। ठीक है, निकालना नहीं चाहती, दिल में बसाए रखना चाहती है गोपी कृष्ण को। गोपी कृष्ण के दिल में बस गए हैं और उन्हें बसाए रखना चाहती हैं, और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव हो चला है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें ए सी और डी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं कौन सी हैं। तो रीति मुक्त जो कविताएं हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, यह अभिव्यंजना में यह अभिधार मूलक है। तो रीति मुक्त कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हैं दोस्तों। यहाँ पर यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत के तौर पर है, तीसरा है यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। तो रीति मुक्त कविता की यही विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, किंसुक पुंज से फूल रहे सुलगी उर्दो, जो वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे, अबलानि पे जान मनोजियो डारत मारे, हुए विलासपति पात निपात कड़े, हिय सूल उसांस निडारे, हैं पतझार बसंत दुहु, घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं। तो यहाँ पर भावाभिव्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं ये पूछा गया। ऑप्शन है, उक्ति वैचित्र्य, या उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, या उक्ति जो सादृश्यता। तो इनमें से कौन से रूप व्यक्त हुए हैं। तो इसमें अगर हम समझें तो दोस्तों यहाँ पर एक तो उक्ति वैचित्र्य का वर्णन हुआ है, दूसरा है उक्ति चमत्कार भी इसमें देखने को मिल रहा है, और साथ ही दोस्तों उक्ति विपर्य का भी इसमें रूप व्यक्त हुआ है। भावाभिव्यंजना के इन तीन रूपों को जो है, तीन रूप इसमें व्यक्त हुए हैं, उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीराबाई के पदों में मुख्य है। अब मीराबाई के पद जो हैं उनके अंतर्गत मुख्यतः किन रूप का वर्णन है? अपूर्व भाव विह्वलता और जो रहस्यानुभूति है, ठीक है, आत्मसमर्पण और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो दोस्तों मीराबाई के पदों में मुख्य रूप से किन चीज़ों का वर्णन है? तो यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर एक तो अपूर्व भाव विह्वलता का इसमें वर्णन किया जाता है। उनके पदों में मुख्य रूप से अपूर्व भाव विह्वलता होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है आत्मसमर्पण की भावना है, ठीक है। इसके अलावा भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की, प्लीज़ मेंबरशिप में ज्वाइन सेक्शन में जाके चैनल के नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ज्वाइन लिखा होगा, ज्वाइन सेक्शन में क्लिक करके आप हमारी साधारण सी मेंबरशिप है दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी प्रैक्टिस सेट की या हिंदी विशेष क्लास की आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आपको लगातार हमारे द्वारा अन्य अपडेट्स और अन्य प्रकार की इन्फॉर्मेशन, आपकी किसी भी प्रॉब्लम्स, आपकी क्वेरीज, सभी का समाधान इसके माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो सभी प्रकार की हेल्प आपको मिलती रहेगी आपके एग्ज़ाम टाइम तक। तो इसलिए जो है आप हमारी मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत आसान से किस्त हमने रखी है दोस्तों, कुछ भी उसमें जो है आपका इन्वेस्ट फालतू नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो आपको बेहतरीन क्लासेस हम प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको जो है ये जो है अपडेट्स बेहतर टाइम पर देखने को मिलती रहेगी। क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास के लोग बोली के अर्थ में होता है, खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है, या खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है दोस्तों? ये हुआ है दोस्तों आपका साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, ये सही है, ठीक है। इसका प्रयोग इसमें साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली में होता है। इसके अलावा जो दिल्ली मेरठ का एरिया है के आसपास के लोग की बोली के अर्थ में होता है, वो खड़ी बोली को यूज़ करते हैं। इसके अलावा खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 के 3 ऑप्शन इसके सही हैं। इस आधार पर जो है ये ऑप्शन खड़ी बोली लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी क्लास रहती है दोस्तों, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए क्लास प्रोवाइड कराते हैं। आई होप आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगती होंगी, और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। और आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और जो भी मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इन क्लासेस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप हमारी वीडियोस के माध्यम से भी देख सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।